Let's quickly read the NCERT lines of the chapter Cell the Unit of Life. फर्स्ट पैरा में ये लिखा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि एक लिविंग और नॉन लिविंग को अलग बनाती है, तो वो है सेल. सेल की प्रेजेंस एक चीज़ को लिविंग बनाती है और नॉन लिविंग थिंग में एक भी सेल नहीं होती. सो एट लीस्ट अगर एक सेल भी है तो वो लिविंग होगा. नेक्स्ट यहाँ पे ये लिखा है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है सेल से मिलकर के बने हैं. दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर जिसमें एक सेल होती है, मल्टीसेल्यूलर जिसमें मोर देन वन सेल होती है. फिर हमें ऐसा लगता है कि एक अकेली सेल क्या ही जिंदा रह पाएगी या फिर क्या ही फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी, तो ऐसा नहीं है. एक अकेली सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी कर सकती है और वो लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकती है. जैसे एक अकेली सेल ग्रो भी कर सकती है, रिप्रोड्यूस भी कर सकती है, एक्सक्रीशन सब कुछ वो अकेली ही कर सकती है. फिर एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब एक सेल से अगर कम कुछ भी है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. मैं अगर बोल दूँ कि एक न्यूक्लियस है तो क्या न्यूक्लियस अकेली ज़िंदा रह पाएगी, तो आंसर होगा नो. सेल से कम अगर कुछ भी है तो वो अकेली नहीं रह पाएगी. इसलिए सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स है. मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में एटलीस्ट एक सेल तो होनी ही होनी चाहिए. अगर उससे कम कुछ भी है तो नहीं चलेगा. मतलब सेल क्या हुई, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर हुई. जैसे ईंट से मिलकर घर बनता है, ऐसे ही सेल से मिलकर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले एक लिविंग सेल्स को देखा था और डिस्क्राइब किया था. सो अगर क्वेश्चन में आता है कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, सो योर आंसर विल बी व्हाट, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने. द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल. सेल की एक एक माइन्यूट डिटेल्स हमें तब पता चली जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हुई. फिर सेल थ्योरी में ये है कि 1838 में श्लीडन जो कि एक साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने ये ऑब्वियसली बात है, जब ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट्स को ही ऑब्जर्व किया होगा. तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और ये कहा कि जितने भी सारे के सारे दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट यानी कि टिश्यू से मिलकर के बने. उसी टाइम पे यानी कि 1839 में श्वान ने, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, स्टडी किया एनिमल सेल्स को और ये कहा कि एनिमल सेल्स में एक पतली सी आउटर लेयर पाई जाती है जिसको हम आज के नाम पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. सो अगर क्वेश्चन आया कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की थी, सो आपका आंसर होना चाहिए श्वान ने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था, इसके बारे में डिस्कस किया था, तो इन्होंने ही इनकी डिस्कवरी की थी. फिर इन्होंने सोचा कि अगर एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो क्या प्लांट सेल में भी ऐसा कुछ पाया जाता है. फिर उन्होंने प्लांट्स को देखा एंड इन्होंने कहा कि प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी पाई जाती है. मतलब एक और आउटर लेयर पाई जाती है जिसका नाम सेल वॉल है. तो इन्होंने बोला कि प्लांट सेल में एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो कि सेल वॉल है और ये सेल वॉल जो है प्लांट सेल में होती है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है. फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इन सब के कंक्लूजन पे श्वान ने अपनी हाइपोथेसिस दी कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडीज़ होती है वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर के बनी है. अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो श्वान ने, और थ्योरी किसने दी थी, तो श्लीडन एंड श्वान ने. हाइपोथेसिस एंड थ्योरी में डिफरेंस होता है. हाइपोथेसिस होती है मतलब ऐसे ही बस मन में जो आया, जो ऑब्जर्व किया वो बोल दिया, और थ्योरी जो है हाइपोथेसिस से ही बनती है जब वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाती है. फिर ऐसे ही मन में बात आई, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया और इन्होंने बोल दिया, यानी कि श्वान ने हाइपोथेसिस दी, इन्होंने ऐसे ही बोल दिया ऑब्जर्व करके कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी तो सेल्स और सेल से मिल करके जो टिश्यूज़ बनती हैं उनसे बनी है. फिर अब ऐसे तो किसी चीज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता ना, हर चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत होती है. तो इसलिए श्लीडन एंड श्वान ने दोनों ने हाथ मिला लिया और बोला कि हम इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाएंगे, और इन्होंने प्रूफ भी किया इस चीज़ को. फिर आई सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी दी श्लीडन एंड श्वान ने. सेल थ्योरी ये कहती है कि सारे की सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर के बने हैं.
लेकिन फिर सबने पूछा कि अच्छा ये तो हमने बता दिया कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बने हैं, तो ये सेल आती कहाँ से है, नई सेल कहाँ से बन रही है, ये आ कहाँ से रही है। तो सेल थ्योरी की ये ड्रॉबैक था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि नई सेल्स कहाँ से आ रही है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉबैक बताओ एक सेल थ्योरी का, सो यही होना चाहिए आपका आंसर कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। फिर रिडोल्फ वर्काउ 1855 में आए और इन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ कि नई सेल कहाँ से आती है। फिर उन्होंने बोला कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल है वो कहाँ से आ रही है, ऑब्वियसली पुरानी सेल से ही आ रही होंगी। तो इसलिए फिर ये जो सेल थ्योरी थी जिसमें सिर्फ इतना सा सेंटेंस था, ये मॉडिफाई हो गया और इसमें एक और सेंटेंस रिडोल्फ वर्काउ का जोड़ दिया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सारी सेल्स जो है पिछली सेल से ही आती है।